हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी कुशल होंगे। आज फिर हम हाजिर हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो डेली के डोज 25 मई के नाम से आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और जैसे ही सिचुएशन सही होंगी, स्थितियां अभी धीरे धीरे काबू में आ रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये सब हमारा एक सामूहिक प्रयास है। जैसे हमने जो एहतियात बरता है घरों में रहने का, मास्क लगाने का, इसी का प्रतिफल देखने को मिल रहा है कि स्थिति अब हमारे नियंत्रण में धीरे धीरे हो रही है। तो फ्रेंड्स, उसके पश्चात सारे एग्जामिनेशन जो आपके पेंडिंग में है, जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, जो इस महामारी के दौर से की वजह से जो पोस्टपोन्ड हो रखे हैं, वो फिर से शुरू होंगे। और आपके लिए बड़ा ही गोल्डन पीरियड चल रहा है कि आप घरों में हो और अपनी तैयारी को एक नया दिशा, एक नया आयाम दे रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्नलिखित में से किस विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है? कहाँ पे? उत्तर कोरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है सू वुक, दूसरा ऑप्शन है सुंग किम, तीसरा ऑप्शन है हिसामुद्दीन हुसैन, चौथा ऑप्शन है किम यो जोंग। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर कोरिया की बात है। उत्तर कोरिया, ये देश के नाम से ही आपके मन में तरह तरह के भाव आने लगेंगे कि इस देश में एक तानाशाह है जो जिसको आप किम जोंग उनके नाम से जानते हैं, जो अपनी एक तानाशाही वाला एक शासन चलाते हैं, जिनको बाहरी देशों से कोई मतलब नहीं होता और वो विश्व की शांति में, अभी जैसे देखा गया है पिछले सालों में, हमेशा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न के हिसाब से हम देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सही आंसर है वो है सुंग किम। सुंग किम का नाम आपको याद रखना है। ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट और नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न में ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है सुंग किम का नाम, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ, ये साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, कोरिया दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है उत्तर कोरिया, दूसरा है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के बारे में जैसा कि माना जाता है कि वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है और वो अपने देश की, अपने लोगों के हितों की रक्षा करता है और बाहरी दुनिया से भी उसका संपर्क रहता है। और जबकि अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो एक तरह से एक क्लोज इकोनॉमी है उसकी, और वहाँ पे एक तानाशाही वाला सिस्टम डेवलप हो गया है। तो यहाँ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ संयुक्त वार्ता में बाइडेन ने कहा, जो अमेरिका के अभी नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं, कि उन्होंने सुंग किम को उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत के रूप में नियुक्ति की है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम आपको याद रखना है और किस देश के लिए इनको विशेष दूत के रूप में नियुक्ति है, तो आपको ये देश का नाम ध्यान रखना है, उत्तर कोरिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा पूरा देश एक कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और हम धीरे धीरे एक अपनी निर्णायक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं इसे हराने के क्रम में। तो जितने भी राज्य सरकार हैं वो अपनी तरफ से तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की परियोजनाएं अपने लोगों को इस महामारी के दौर से उबारने के लिए तरह तरह की सहायता राशि और घोषणाएं कर रहे हैं आए दिन। तो यहाँ पे ये जो संजीवनी परियोजना है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी शुरू की है, ये है हमारा प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु।
तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल की गई है हाल ही में, जो संजीवनी परियोजना है। उमंग नाम से आपने सुना होगा कि उमंग ऐप, आरोग्य सेतु, इस तरह के ऐप्स भी डेवलप किए गए हैं जिससे लोगों को असुविधा नहीं हो और इस बीमारी से लड़ने में एक सहायक सिद्ध हो सके, एक हथियार के रूप में इनका हम प्रयोग कर सके। तो इस तरह की ही एक योजना इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने शुरू की है, संजीवनी परियोजना, जिसकी शुरुआत वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने करनाल से की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करनाल से उन्होंने संजीवनी परियोजना को शुरू की। और इस परियोजना में जो चीज़ें, जो विशेषताएँ हैं वो ये है कि इसमें अस्पतालों में बेड की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है कि नहीं, एम्बुलेंस को आप ट्रैक कर सकते हो इसके ज़रिए, ठीक है। तो इस तरह की सुविधाएं हैं इस परियोजना के अंतर्गत, और इस तरह की सुविधा शुरू करने से अस्पतालों के ऊपर जो दबाव है, लोगों का जो प्रेशर है, और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो जाता है, तो उसको कम करने में, उसको मॉडरेट करने में सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। इस परियोजना को हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए डिजाइन किया गया है, जो अपने घरों पे रह के ही इलाज मुहैया कराया जा सके उनको। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। तो फ्रेंड्स, हमें देखने को मिलता है कि जैसे हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहाँ पे जानकारी के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है कि सभी अस्पतालों की ओर भागने लगते हैं थोड़ा सा। लेकिन जबकि अगर आप इसमें देखने को मिलेगा कि अगर आपको हल्के और मध्यम लक्षण है इस कोरोना महामारी के, अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके लक्षण अगर मध्यम है, हल्के हैं, तो आप घर पे रह के भी एक प्रॉपर गाइडेंस में इलाज कर सकते हैं और पूरी तरह स्वस्थ भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है कि संजीवनी परियोजना किस स्टेट से संबंधित है। ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में। तो ये आपको याद रखना है, संजीवनी परियोजना हरियाणा से संबंधित है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, जो परमाणु एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसके ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला के.एन. व्यास, दूसरा श्री कुमार बनर्जी, तीसरा राहुल सचदेवा और चौथा अनिल कुमार। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा श्री कुमार बनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीसीएस एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो ऑबिचुअरी के सेक्शंस के तहत आपसे पूछे जाते हैं। जब भी कोई इमिनेंट पर्सनालिटी का डिमाइस होता है तो ऑबिचुअरी सेक्शन के अंतर्गत इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे ये, जिनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके करियर के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो श्री कुमार बनर्जी भौतिक धातु विज्ञान और धातु विज्ञान पर आधारित था इनका जो वर्क था, इनका जो वर्क एरिया था। वे 2012 में परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और उन्हें इस करियर के क्रम में इस जर्नी में, उनके जीवन के इस यात्रा में कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया था। उनके करियर में कई तरह के पुरस्कार भी दिए गए थे जिससे उन्हें सम्मानित किया गया था। इनमें अगर हम बात करें तो 2005 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और साल 1989 में 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में आपने सुना होगा, जो एक इमिनेंट वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के स्मृति में ये पुरस्कार वैज्ञानिकों को दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको नाम याद रखना है श्री कुमार बनर्जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? किसे FIH का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है मार्क कोड्रोन, दूसरा ऑप्शन है अनिल कुमार सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है नरिंदर बत्रा और चौथा ऑप्शन है कमल त्यागी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी जाना पहचाना नाम है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो सही आंसर है वो है नरिंदर बत्रा। ये आपको याद रखना है, ये अपॉइंटमेंट्स वाले सेगमेंट्स में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, जो वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और PCS एग्जाम्स में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये नरिंदर बत्रा भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना गया है और इनका जो कार्यकाल होगा फ्रेंड्स वो होगा 2024 तक वो इस पद पर आसीन रहेंगे। जो अभी हाल ही में FIH की 47वीं कांग्रेस या मीटिंग या सम्मेलन आप कह लो, उसमें इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसमें नरिंदर बत्रा को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। और नरिंदर बत्रा के करियर के बारे में अगर हम बात करें तो ये IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ी शख्सियत है स्पोर्ट्स सेगमेंट की, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे FIH का फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो आप नाम याद रखेंगे नरिंदर बत्रा, और इन्होंने बेल्जियम के हॉकी महासंघ के जो प्रमुख हैं मार्क कोड्रोन को कड़े मुकाबलों में 2 वोटों से हराया है, जो अभी 47वीं कांग्रेस में वोटिंग की गई। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? देखिए 2021 में फ्रेंड्स जो भी प्रतिस्पर्धाएं हैं या किसी तरह के सम्मेलन हैं या किसी तरह की मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो ये सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया गया है कोविड-19 के संक्रमण की वजह से। तो फ्रेंड्स इसको 2021 का जो एशिया कप होने वाला था क्रिकेट का, उसे स्थगित कर दिया गया है और इसे कब कराने की घोषणा की गई है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, साल 2022, साल 2024, साल 2025 और साल 2023, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो निर्णय किया गया है इसे दोबारा कराने की, वो साल 2023 में कराने की घोषणा की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक डेट से रिलेटेड है, इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं या फिर इवेंट्स होते हैं, या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर इंटरनेशनल अगर कोई समिट की बात करें, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में। तो इसे एशिया कप क्रिकेट को जो 2021 में आयोजन होने वाला था उसे 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है, जो 2021 में होने वाला था वो अब 2023 में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसने जीत ली? देखिए जब भी हम ग्रांड प्री फार्मूला 1 की बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है, ये आपके मन में भी ये चीज़ें आ जाती होंगी जब ये नाम सुनते होंगे कि ये फार्मूला रेसिंग से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो नाम है वो आपने काफ़ी सुना है और काफ़ी प्रचलित नाम है, काफ़ी फेमस नाम है। तो अभी हाल ही में मोनाको एक देश है, वहाँ की ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेसिंग की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, खिलाड़ियों के नाम हैं आपके सामने। पहला है लुइस हैमिल्टन, दूसरा सेबेस्टियन वीटल, तीसरा है निको रोजबर्ग, चौथा है मैक्स वेरेस्टेपेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है मैक्स वेरेस्टेपेन। ये आपको याद रखना है इनका नाम। इन्होंने मोनाको ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 की प्रतिस्पर्धा में ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैक्स वेरेस्टेपेन ने उन्होंने अपने करियर में पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया है,
ये आपको याद रखना है इनका नाम। ये रेड बुल के तरफ से खेलते हैं, जो विभिन्न जो प्रतिस्पर्धाएं कराती है। रेड बुल ये एक कंपनी है जो एनर्जी ड्रिंक बनाती है, वो स्पॉन्सर की है इनको, वर्स्टेपेन को। और उन्होंने शीर्ष स्थान फार्मूला 1 चैंपियनशिप में पहली बार हासिल किया है। ठीक है, उन्होंने 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन, जिनका नाम आपने काफ़ी बार सुना है, उन्होंने बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं जीती है, विश्व चैंपियनशिप की भी प्रतिस्पर्धाएं जीती है फार्मूला रेसिंग में। तो इन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इनका नाम याद रखना है, मैक्स वर्स्टेपेन का। यह इनके इस सत्र की दूसरी और करियर की 12वीं जीत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अभी हमने जैसे पहले भी डेज वगैरह के क्वेश्चन होते थे, जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि एक दिन को, एक विशेष दिन को, एक जो किसी विषय पे केंद्रित हो, उसको हम मनाते हैं कि उसके प्रति जागरूकता फैले सभी के अंदर वैश्विक स्तर पे, और उसको संरक्षित करने की दिशा में हम आगे कदम भी बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन है आपके सामने कि ये किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 15 मार्च, दूसरा 20 अप्रैल, तीसरा 22 मई और चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है 22 मई। ये आपको याद रखना है। डीज वाले ये क्वेश्चंस हैं जो आपके वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आपको याद रखना है 22 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ हम बता दें, अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास के पन्नों में अगर हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये एक संस्था है जिसने इसे मनाना शुरू किया था। कब? इसे सबसे पहले 1993 में मनाया गया था, लेकिन वो डेट अलग था फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। उस समय पहली बार ये 29 दिसंबर को मनाया गया था, लेकिन 2001 के बाद 2001 से हम इसे 22 मई को ही मनाते आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे वात्सल्य योजना की बात हो रही है। अभी हमने पढ़ा हरियाणा में भी संजीवनी परियोजना चलाई गई। ये सारी योजनाएं, परियोजनाएं जो अभी जो स्टेट्स के द्वारा या नेशनल लेवल पे चलाई जा रही हैं, वो सब कोरोना संक्रमण को लेके, इस वायरस से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस जंग में एक हथियार के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जिससे हम अपने लोगों की रक्षा कर सकें और उनकी मतलब जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, उनकी जीविका को बनाए रखने के लिए हम प्रयासरत हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वात्सल्य योजना जो है, ये किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड, चौथा असम। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूँ। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। आप सभी को पता है, तीरथ सिंह रावत, सॉरी। तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में वात्सल्य योजना की घोषणा की है। और ये कोविड-19 में जो भी बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए इस योजना की एक वात्सल्य, जो वर्ड से आपको लगता है वात्सल्य प्रेम, जो अपने आपके पेरेंट्स से मिलता है, आपके माता पिता का जो वात्सल्य स्नेह मिलता है, तो उस तरह से इस योजना का नाम रखा गया है। तो ये अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है, जो जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है इस महामारी के दौर में। तो इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, जिससे ये भी एक समाज में एक अपने उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन का निर्वहन कर पाएंगे और इनका सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, वात्सल्य योजना जो है वो उत्तराखंड स्टेट से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में भी और पीसीएस एग्जाम्स में, खासकर इस तरह के स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 21 मई 2021 को
भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत को कार्य मुक्त कर दिया गया, इसको किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है जो भारतीय नौसेना से संबंधित है, जिसमें हम आईएनएस राजपूत की बात कर रहे हैं, जो एक डिस्ट्रॉयर शिप के रूप में इसने अपनी भूमिका निभाई थी, जिसे डिकमीशन कर दिया गया है अभी। तो इसको कमीशन कब किया गया था, ये है प्रश्न। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, वर्ष 1972, वर्ष 1980, वर्ष 1996 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1992। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स कि आईएनएस राजपूत को कब कमीशन किया गया था, इसकी सेवाएं कब शुरू की गई थी, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वर्ष 1980 में आईएनएस राजपूत की सेवाएं शुरू की गई थी, इसे कमीशन दिया गया था और ये एक विध्वंसक जहाज है और 41 वर्षों बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया और ये कसीन क्लास का एक विध्वंसक जहाज है, ये मैं आपको एक फैक्ट बता दूं। और इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। यह पोत 1988 तक मुंबई में स्थित था। उसके पश्चात ये पूर्वी बेड़े के भाग के तौर पे नए सिरे से विशाखापत्तनम भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, विमान रोधी बंदूकें, टारपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, इस तरह के अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं उन सब से ये लैस था आईएनएस राजपूत, जिसे हाल ही में डिकमीशन किया गया है 41 वर्ष की सेवा के बाद। और मैं आपको बता दूं कि आईएनएस राजपूत की अगर हम उपलब्धियों की बात करें, इसके मिशंस की बात करें, जो एक मिशंस जो इम्पोर्टेंट मिशंस पे इसे भेजा गया था, तो श्रीलंका में इसे भेजा गया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के तहत, जिसे ऑपरेशन अमन नाम दिया गया था। वहाँ पे इसने बखूबी उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था और सहायता की थी भारतीय सेना की। और फिर अगर दूसरे मिशन की जो इम्पोर्टेंट मिशन है इस जहाज़ के द्वारा उसकी बात करें, तो मालदीव में इसने ऑपरेशन कैक्टस को एक अंजाम दिया था, जिसमें होस्टेजेस की सिचुएशन पे काबू पाई गई थी। तो इसका बहुत ही अहम योगदान रहा है हमारे डिफेंस संस्था में। भारतीय सेना को इसने काफ़ी सहयोग प्रदान किया है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा, जिसे हाल ही में डिकमीशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो पीसीएस एग्जाम्स में या फिर आप बात करें वनडे एग्जाम्स में, इस तरह के क्वेश्चन डिफेंस के सेगमेंट में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 10वां प्रश्न। 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? अभी हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है ब्रिस्बेन, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, चौथा ऑप्शन है टोक्यो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो रोम है, इटली का शहर है रोम, यहाँ पे वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था हाल ही में। और इसका जो विषय था, इसका जो थीम था, उसका थीम क्या था फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो उसका एक थीम, एक विषय वस्तु होती है जिस पे फोकस किया जाता है। तो इसका विषय वस्तु क्या था, इसका थीम क्या था, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यह शिखर सम्मेलन G20 प्रेसिडेंसी का एक विशेष आयोजन था, जिसे इटली द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की थी, तो इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे उर्सुला वॉन, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, आज के इस महामारी के दौर में अगर कोई सम्मेलन, ये मतलब वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं और काफ़ी सारे सम्मेलन और इवेंट्स को टाल दिया जा रहा है कि वो अगले वर्ष या फिर नेक्स्ट ईयर उनको आयोजित किया जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन है। समिट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 कहाँ संपन्न हुआ, तो आपको याद रखना है इटली के रोम में संपन्न हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने चर्चा किया टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पे, और आशा करता हूं कि आप सभी बखूबी समझ रहे होंगे और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को काफ़ी
अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और काफ़ी सारे लोगों को जोड़िए जो भी लाभान्वित हो सके। इस ये जो हम रोज़ का एक डेली का डोज जो सेगमेंट लेके आते हैं उससे लोग लाभान्वित हो सके और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, घर में ही रहिए और मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। धन्यवाद।